नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इंडस्ट्रियल रिलेशन का लेक्चर नंबर 12 कवर करने वाले हैं और इस लेक्चर के अंतर्गत हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हड़ताल और तालाबंदी। आखिर हड़ताल क्या होता है और तालाबंदी क्या होता है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इनके क्या प्रकार होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था औद्योगिक विवाद क्या होता है, यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बाद में जो स्थिति बनती है वो हड़ताल या तालाबंदी की बनती है। और मैं आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस कवर कराने वाला हूं, तो चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी साथी चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जो प्लेलिस्ट आपको दी जा रही है इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। एग्जाम तक आपको इसी प्लेलिस्ट में कंप्लीट सिलेबस थ्योरी वाला कंप्लीट हो जाएगा, जो स्पेशल सब्जेक्ट का सिलेबस होगा। तो इसके अलावा आपके लिए एक विशेष सूचना है, यदि आप ईपीएफओ के लिए स्पेशल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, मात्र 260 पेज में हिंदी माध्यम का और 230 पेज में इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, जो कि आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मात्र 149 रुपए में दिया जा रहा है। तो आप लोग इसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करना होगा, हमारे एग्जाम वेब ऐप में आपको वहां पर वो नोट्स मिल जाएंगे। इसके बाद में चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हड़ताल और तालाबंदी। हड़ताल और तालाबंदी के बारे में पढ़ेंगे। हड़ताल क्या होता है, देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में, किसके किसके बीच में, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में यदि कोई मतभेद हो जाता है, इनके बीच में आपस में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। और जब यही मतभेद एक बड़ा रूप धारण कर लेता है, और जब ये बड़ा रूप धारण कर लेगा तो ये क्या किस में परिवर्तित हो जाएगा, विवाद में परिवर्तित हो जाएगा। और इसी विवाद को क्या कहते हैं, औद्योगिक विवाद कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं। अब जब यह औद्योगिक विवाद कहीं ना कहीं ऐसा रूप धारण कर लेगा कि कोई भी एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे वो नियोक्ता हो या कर्मचारी हो, मतलब एक दूसरे का सुनने को तैयार ही नहीं होंगे इस विवाद के अंतर्गत। यानी हम कह सकते हैं सामूहिक सौदेबाजी की तरफ से या किसी भी सुलह बोर्ड के माध्यम से इसको सुलझाया नहीं जा सकता, बल्कि ये जो विवाद है वो कहीं ना कहीं अधिकारी के माध्यम से, या कह लेते हैं लेबर कोर्ट यानी श्रम न्यायालय के माध्यम से ही इसको सुलझाया जा सकता है, या फिर किसी ना किसी की मध्यस्थता करके ही इसको सुलझाया जा सकता है। और जब यह औद्योगिक विवाद भी एक बड़ा रूप धारण कर लेता है, तब किसके द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की जाती है। कर्मचारी क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं। और नियोक्ता क्या करता है, नियोक्ता तालाबंदी करता है। नियोक्ता क्या कर देता है, तालाबंदी करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या आता है, जो औद्योगिक विवाद है, जब यह औद्योगिक विवाद बढ़ जाता है तब इसी स्थिति में कर्मचारी हड़ताल करते हैं और तालाबंदी कौन करता है, नियोक्ता करते हैं। अब हम बात करते हैं हड़ताल और तालाबंदी के बारे में, इसके प्रकार क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या है। और हाँ, इसको शुरुआत करने से पहले आपको एक विशेष सूचना और देनी है। यदि आप हिंदी माध्यम में कंप्लीट कोर्स चाहते हैं यूपीएससी ईपीएफओ का, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑफर है। मात्र 449 रुपए में आपको ये कोर्स मिलने वाला है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे और हिंदी लैंग्वेज में आपको बहुत ही आसान भाषा में सारे टॉपिक को कवर कराया जाएगा। टॉपिक वाइज क्विज दिए जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी कराया जाएगा, हाई क्वालिटी पीडीएफ मिलेंगी। अधिक ऑफर के लिए, अधिक जानकारी के लिए, कोई भी डाउट है उसकी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप डेमो लेने के लिए एग्जाम वेब ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। डेमो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर एग्जाम वेब सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। गूगल पर भी सर्च करेंगे तब भी आपको टेलीग्राम की लिंक वहां पर मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसके बारे में हमें पढ़ना है अध्याय 5। इससे पहले हम 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं, अब हमारा 5वां चैप्टर है जिसको हम कवर करने वाले हैं हड़ताल और तालाबंदी। हड़ताल क्या होता है, देखिए एक सेक्शन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का एक सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज क्यू। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज क्यू। क्यू स्मॉल लेटर में रहेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन में अगर आ जाए तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, स्मॉल लेटर में ही क्यों होगा, अगर कैपिटल लेटर में दिया गया है तो वो गलत हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा किस में बात की गई है, हड़ताल की परिभाषा
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2 क्लॉज क्यू में इसकी बात की गई है और इसमें बताया गया है कि हड़ताल का अर्थ क्या होता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि किसी कार्यस्थल पर काम करने वाले व्यक्तियों का समूह सामूहिक रूप से काम करने से इनकार करना। कोई भी कार्यस्थल है, वहां पर अगर कोई व्यक्ति है सामूहिक रूप से मना कर देता है कि वो काम नहीं करेंगे, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, उस स्थिति को हड़ताल कहते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिए। मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं कि जब कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए या विरोध के चलते काम बंद कर देते हैं, अगर कोई विरोध हो रहा है या फिर अपनी मांग पूरी करवानी है, जैसे सैलरी कम मिल रही है या वेतन कम मिल रहा है, वेतन का भुगतान समय से नहीं हो रहा है, बोनस नहीं मिल रहा है, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, तो इन सभी मांगों को पूरा करवाने के लिए जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल करते हैं। या फिर कोई विरोध हो रहा हो, आपस में कोई भी किसी बात का विरोध हो, जैसे कि कार्यस्थल को लेकर कोई विरोध हो रहा है, कार्यस्थल की स्वच्छता को लेकर कोई विरोध हो रहा है, कार्य के घंटों को लेकर कोई विरोध हो रहा है, तो ऐसे चलते विरोध के चलते समय अगर काम बंद किया जाता है कर्मचारियों को, तो उसे हड़ताल का रूप कहा जाता है, उसे हड़ताल कहा जाता है। हड़ताल के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो हड़ताल के जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे वेतन ना मिलना, बोनस ना मिलना, अनुचित बर्खास्तगी या निलंबन कर देना, इसके बाद में काम की परिस्थितियां और यूनियन को मान्यता ना देना। अगर यूनियन बन रही है उसको मान्यता नहीं मिल रही, तब भी क्या है, हड़ताल कर सकते हैं कर्मचारी। प्रबंधन से संवाद की कमी, यानी प्रबंधन से जो मैनेजमेंट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना हो पाना, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, इस स्थिति को हड़ताल का कारण माना जाता है। इन सभी स्थितियों को हड़ताल का कारण माना जाता है, रीजन माना जाता है कि किस रीजन की वजह से हड़ताल होती है, कॉजेस क्या है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में और ऑप्शन दे दी जाते हैं। जो आपको एमसीक्यू की क्लास होगी उसमें सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। अब हम बात करते हैं हड़ताल के प्रकार। हड़ताल के कितने प्रकार होते हैं? वैसे तो देखिए हड़ताल के कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विशेष तौर से आपको पढ़ने होंगे वो 8 प्रकार पढ़ने होंगे। कौन कौन से? एक सबसे पहला है प्रारंभिक हड़ताल। प्रारंभिक हड़ताल क्या होता है? प्रारंभिक हड़ताल, इसमें हड़ताल की चेतावनी पहले से दी जाती है। मतलब जो प्रारंभिक हड़ताल होती है इसमें चेतावनी पहले से दी जाती है। चेतावनी इन द सेंस नोटिस, नोटिस पहले से दिया जाता है। अगर हड़ताल करनी होती है कर्मचारियों को तो उसमें क्या है, नोटिस पहले देना होगा। कितने दिन पहले देना होगा? कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। तो इस चीज का भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इन सभी चीजों के बारे में, हड़ताल कब होगी, कितने दिन पहले नोटिस देना होगा, कब हड़ताल शुरू कर सकते हैं और नोटिस के कितने दिन बाद तक के हड़ताल करने का टाइम है, वो सभी चीजें हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में कवर करने वाले हैं। तो उसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे विद सेक्शन के साथ में, कौन से सेक्शन में कौन सी बात की गई, कौन सी धारा में कौन सी बात की गई, उसके बारे में हम कवर करेंगे। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यानी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 आएगा उसके अंतर्गत हम कवर करेंगे। जितना भी हम सब कुछ पढ़ रहे हैं औद्योगिक संबंध में, वो सभी चीजें आपको औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। और इसके बाद में 2-3 एक्ट और होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जब हम लेबर लॉ पढ़ेंगे तो लेबर लॉ में जो 4 नई संहिताएं हैं उन पर विशेष जोर दिया जाएगा। बाकी बचे हुए पुराने कोड है वो 12-13 इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको 12-13 पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो पहली हड़ताल होती है प्रारंभिक हड़ताल। दूसरी हड़ताल सिट डाउन स्ट्राइक, यानी सिट डाउन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, जो कार्यस्थल होता है उसी कार्यस्थल पर अगर कर्मचारी अपना कार्य बंद कर देते हैं, मतलब कर्मचारी काम पर तो आते हैं, यानी वो फैक्ट्री में या कार्यस्थल पर तो आएंगे जहां पर कार्य चल रहा है, लेकिन वो वहां पर आकर काम नहीं करेंगे, वह आराम से बैठ जाएंगे। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को सिट डाउन स्ट्राइक कहते हैं। टूल्स डाउन स्ट्राइक किसे कहते हैं? टूल्स डाउन स्ट्राइक वो होती है जब मशीनें और उपकरण नीचे रख दिए जाते हैं, यानी जिन मशीनों और उपकरणों के माध्यम से अगर कार्य चल रहा है और वो अगर काम रोक दिया जाए, मशीनों और उपकरण का प्रयोग ना किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? टूल्स डाउन स्ट्राइक बोलते हैं। सपोज करिए कि आपके यहाँ कोई मिस्त्री कार्य कर रहा है, जो कि कैसा है, घर बनाने वाला मिस्त्री है, कार्य कर रहा है। अगर वो अपना जो भी उसके टूल्स होते हैं जो वो घर बनाने के लिए यूज करता है, अगर वो टूल्स ना लाए या फिर टूल्स ना यूज करे तो क्या वो घर बना पाएगा? तो बिल्कुल नहीं बना पाएगा। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? टूल्स डाउन स्ट्राइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूल्स डाउन स्ट्राइक। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में मिस्त्री तो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि भाई उसकी तो रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन ये स्ट्राइक अक्सर कर कहाँ देखी जाती है? जो बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं वहां पर ऐसी स्ट्राइक देखी जाती है। जो वहां के लेबर होते हैं, जैसे कि बहुत सी देखा होगा आपने, बहुत सी फैक्ट्री हैं, हर फैक्ट्री में एक एक चीज, जो छोटी से छोटी चीज होती है, चाहे वो जनरल लाइफ की चीज हो या फिर कैसी भी चीज हो, छोटी से छोटी चीज कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बन रही होती है। अगर आप स्क्रू की बात कर रहे हैं
तो स्क्रू भी आपको कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बन रहे होते हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में बन रहे होते हैं। स्क्रू बनाने के लिए कुछ ना कुछ लेबर की आवश्यकता होती है, कुछ ना कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है, मशीनों की आवश्यकता होती है, और मशीनों और टूल्स को चलाने के लिए लेबर की आवश्यकता होती है। अब वो लेबर अगर इन टूल्स और मशीनों को नहीं चलाएंगे तो क्या स्क्रू बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। और स्क्रू की जो डिमांड है वो पर्टिकुलर बढ़ती चली जाती है। देखा होगा आपने, जब भी कोई काम होता है तब स्क्रू की डिमांड होती है। अगर घर में ही कोई काम हो रहा है तब भी स्क्रू की डिमांड होगी ही होगी। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? जब जो कर्मचारी हैं अपने टूल्स को और मशीनों को या उपकरणों को नीचे रख देते हैं, उनके द्वारा काम नहीं करते हैं और कैसे भी काम नहीं करते, तो उसे हम टूल्स डाउन स्ट्राइक के अंतर्गत रखते हैं। अब एक और स्ट्राइक है घूर्णन हड़ताल, जिसे हम रोटेशनल स्ट्राइक बोलते हैं। और यह क्या होती है? अलग अलग विभाग क्रमवार हड़ताल करते हैं। रोटेशनल हड़ताल क्या कहते हैं, या जो घूर्णन हड़ताल है उसे क्या कहते हैं? सपोज करिए कोई एक कार्यस्थल है, कोई भी एक पर्टिकुलर एक कार्यस्थल है, या फिर हम कह सकते हैं एक कोई भी ऑफिस है, कोई भी एक कार्यस्थल या ऑफिस है। अब यहाँ पर बहुत से डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग है, एचआर डिपार्टमेंट अलग है, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट बने हुए हैं। या इसे हम कह सकते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम जिसको हम किस में पढ़ेंगे? पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। पोर्टफोलियो सिस्टम वही होता है जहां पर किसी भी कार्यस्थल पर या किसी भी संस्थान में डिपार्टमेंट अलग अलग चीजों में बटे होते हैं। मतलब हर कार्य के लिए अपना एक खुद का डिपार्टमेंट होगा, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का डिपार्टमेंट हो, या चाहे वो सिविल केस का डिपार्टमेंट हो, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब अलग अलग होंगे। जैसे आपने देखा होगा हमारी संसद में मंत्रालय बटे हुए हैं, उसी प्रकार से अगर किसी भी संस्थान में डिपार्टमेंट बटे हुए हैं तो वो उसे हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। और जिस जगह पर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, अगर वो रोटेशनल के हिसाब से, पहले मान लेते हैं, अगर एक सब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई एक फैक्ट्री है और यहाँ पर केवल 4 डिपार्टमेंट हैं। कितने डिपार्टमेंट है? 4 डिपार्टमेंट हैं, यानी 1 2 3 4 डिपार्टमेंट है। अब इसने क्या किया कि पहले डिपार्टमेंट ने सबसे पहले विभाग ने हड़ताल की, स्ट्राइक की, और जैसे ही इसने हड़ताल खत्म की, तुरंत क्या हो गया? दूसरे डिपार्टमेंट ने हड़ताल शुरू कर दी। इसकी हड़ताल खत्म होती है, तुरंत तीसरे डिपार्टमेंट ने हड़ताल शुरू कर देता है, फिर चौथा डिपार्टमेंट हड़ताल शुरू कर देता है। तो इस प्रकार की हड़ताल को हम घूर्णन स्ट्राइक या घूर्णन हड़ताल कहते हैं, रोटेशनल स्ट्राइक बोलते हैं। जब अलग अलग विभाग क्रमवार हड़ताल करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? घूर्णन हड़ताल बोलते हैं। अब बात करते हैं घोषित हड़ताल। इसे ये कब होती है? जब यूनियन द्वारा औपचारिक रूप से घोषणा की जाती है हड़ताल को लेकर, वो डिक्लेयर करता है कि हड़ताल करने वाले हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? घोषित हड़ताल बोलते हैं या डिक्लेयर्ड स्ट्राइक बोलते हैं। जंगली हड़ताल किसे कहते हैं? बिल्ड कैट स्ट्राइक किसे बोलते हैं? बिना यूनियन की अनुमति या सूचना के अचानक हड़ताल कर देना क्या कहलाता है? बिल्ड कैट स्ट्राइक कहलाता है। मतलब यूनियन तो शामिल है, किसी भी संस्थान में यूनियन है, लेकिन यूनियन की बिना अनुमति के, यूनियन को बिना बताए अगर हड़ताल करते हैं कर्मचारी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे जंगली हड़ताल बोलते हैं, मतलब बिल्ड कैट हड़ताल बोलते हैं। फ्लैश स्ट्राइक किसे बोलते हैं? जब कोई पूर्व सूचना नहीं दी जाती है या अचानक हड़ताल की जाती है तो उसे फ्लैश स्ट्राइक बोलते हैं। मतलब कोई भी सूचना ना दी जाने, जैसे आज मान लेते हैं कर्मचारी कार्यस्थल पर पहुंचे हैं, कर्मचारी कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद में उनको ठीक नहीं लगा, या फिर कोई भी परिस्थिति ऐसी बन गई जो उनको विवाद की परिस्थिति बन जाती है, सीधा से कह लेते हैं विवाद की परिस्थिति बन जाती है। अगर कोई भी विवाद की परिस्थिति बन गई तो उस विवाद की परिस्थिति से निपटने के लिए कर्मचारी तुरंत के तुरंत तत्काल प्रभाव से वहां पर क्या कर देंगे? हड़ताल कर देंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैश स्ट्राइक बोलते हैं। यानी कोई पूर्व सूचना नहीं दी, पहले से सूचना नहीं दी गई और जैसे ही अचानक मन हुआ हड़ताल कर दी, तो उसे फ्लैश स्ट्राइक बोलते हैं। अब बात करते हैं गैर कानूनी हड़ताल के बारे में, इलीगल स्ट्राइक के बारे में, जहां पर नियमों के उल्लंघन से में की गई हड़ताल हो। नियमों के उल्लंघन में जो औद्योगिक विवाद अधिनियम में जो नियम बताए गए हैं कि किन किन नियमों के अनुसार हड़ताल की जा सकती है, कब हड़ताल की जा सकती है, कितने दिन पहले नोटिस देना होगा, और कब तक, किस कारण की वजह से हड़ताल की जा रही है, वो कारण होता है एक। तो इन सभी चीजों के अगर नियमों के उल्लंघन से अगर वो हड़ताल होती है तो उसे हम गैर कानूनी हड़ताल की श्रेणी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं कानूनी हड़ताल की शर्तें क्या होती हैं। गैर कानूनी हड़ताल तो देखिए वही होता है जो कानूनी हड़ताल होता है, कानूनी हड़ताल के अपोजिट में जो होगा वो क्या हो जाएगा? गैर कानूनी हड़ताल होगा। तो हम बात करते हैं कानूनी हड़ताल की शर्तें क्या हैं। देखिए कानूनी हड़ताल की जो शर्तें होती हैं उसमें जो सबसे पहली शर्त और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त होती है कि हड़ताल के लिए नोटिस देना होगा।
अब देखिए इसमें हड़ताल का प्रभाव क्या पड़ता है। सपोज करिए कोई कर्मचारी, मतलब एक इंडस्ट्री के कितने भी कर्मचारी हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं या 400 हो सकते हैं। कोई एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में पर्टिकुलर कितने 200 कर्मचारी हैं, 200 एम्प्लॉय हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये इन एम्प्लॉय का काम है किसी भी पर्टिकुलर वस्तु का प्रोडक्शन करना। किसका, किसी भी कोई भी वस्तु हो सकती है। सपोज करिए हम ले लेते हैं पेन, पेन का एग्जांपल लेते हैं। पेन अगर ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब देखिए एक जगह पर एक ही कंपनी है और ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि पर्टिकुलर कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बहुत से पेन यूज करते हैं, अलग अलग कंपनी के पेन यूज करते हैं। किसी को कोई पेन पसंद आता है कंपनी का, किसी को दूसरी कंपनी का पेन पसंद आता है। मतलब हर एक की चॉइस अलग अलग होती है। चाहे कोई भी स्टूडेंट है, आपने मोस्टली देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो हैं वो अलग अलग चॉइस के ही पेन यूज करते हैं। लेकिन कुछ हैं जो आपको इक्वल दिख जाएंगे, वो अलग बात होती है। लेकिन मोस्टली क्या है कि बहुत से लोग अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से ही पेन पसंद करते हैं और वो वही पेन चलाते हैं, यूज करते हैं अपने नोट्स बनाने में या कुछ भी काम करने में। अब ये मान लेते हैं कोई भी एक ऐसी कंपनी है, पेन की कंपनी है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसकी क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा है। और सपोज करिए उसमें 200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। 200 एम्प्लॉय किसके लिए काम कर रहे हैं, पेन बनाने के लिए। अब ये 200 एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, पर डेली बेसिस पर 5000 पेन बनाते हैं। कितने बनाते हैं, 5000 पेन बनाते हैं। और अगर ये 5000 पेन बनाते हैं तो इनकी सप्लाई भी हो जाती है पूरी, इनकी सप्लाई भी 5000 हो जाती है, क्योंकि डिमांड 5000 की है तो पेन भी 5000 बन रहे हैं और सप्लाई भी कर दी जाती है। अगर ये कर्मचारी 200 कर्मचारी स्ट्राइक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, स्ट्राइक कर लेते हैं, और उस जब स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि जब स्ट्राइक करेंगे तो काम तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, यानी उत्पादन रुक जाएगा। जो 5000 पेन है उनकी डिमांड तो होती है लेकिन सप्लाई नहीं हो पाएगा। और जब डिमांड हो रही है और सप्लाई नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर, आप अपना एग्जांपल ले लीजिए। आपके पास जो आप वर्तमान में कोई पेन यूज कर रहे हैं, एक पेन यूज कर रहे हैं, ये पेन अचानक से खत्म हो जाता है, आप मार्केट जाते हैं दूसरा पेन लेने के लिए। सपोज करिए किसी भी दुकान पर उसकी सप्लाई नहीं हो पाई है और वो पेन खत्म हो गया है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे शांति से तो बैठेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, दूसरा पेन यूज कर लेंगे, मतलब दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो ये कंपनी होगी इसका तो नुकसान हो जाएगा। तो स्ट्राइक में कहीं ना कहीं नुकसान होता है, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे, मतलब सप्लाई नहीं दे पाएंगे। और जब सप्लाई नहीं दे पाएंगे तो किसका नुकसान होगा, जो कर्म नियोक्ता होता है उसका नुकसान होगा, यानी नियोक्ता का नुकसान हो जाएगा। और नियोक्ता का अगर नुकसान होगा तो उसके साथ में देश की आर्थिक वृद्धि में भी नुकसान होगा। देश की आर्थिक वृद्धि में कैसे नुकसान होगा, भाई अगर पेन लोगे तो उसकी जीएसटी भी तो पड़ेगी, तो सरकार को जीएसटी देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा। और वो टैक्स, सरकार की जो इनकम होती है वो टैक्स से ही सबसे ज्यादा होती है। तो उससे क्या है, सरकार की इनकम होती है, तो सरकार क्या है, इसी इनकम का यूज करके विभिन्न प्रकार की पॉलिसी बनाता है, नीतियां बनाता है, जो हमारे देश के लिए और देश के आर्थिक विकास के लिए मदद करती हैं या सहायक होती हैं। तो इससे क्या है, स्ट्राइक से कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली कनेक्शन जो होता है वो देश से होता है, कंट्री से होता है। तो इसीलिए विभिन्न प्रकार की यूनियन बनाई जाती हैं। जब हम ट्रेड यूनियन के बारे में आपको बताया था, पढ़ाया था चैप्टर 3 में, तब आपको सारी चीजें बताई थी कि कौन कौन सी ट्रेड यूनियन है जो वर्तमान समय में बहुत ही प्रभावी रूप से कार्यरत हैं। यानी जो कंपनी, जो राजनीतिक दलों से संबंधित है कुछ ट्रेड यूनियन, कुछ ट्रेड यूनियन है जो अखिल भारतीय लेवल पर है, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर ट्रेड यूनियन है जो काम करती हैं। अब जैसे पर्टिकुलर जो उद्योग होता है उनके लिए एक ट्रेड यूनियन बना दी जाती है जो अखिल भारतीय स्तर पर होती है, और वो वहां के कर्मचारियों के लिए, उनके लेबर वेलफेयर के लिए यानी श्रमिक कल्याण के लिए काम करती रहती है। और साथ ही साथ में संविधान भी एक चीज की इजाजत देता है, भारत के संविधान में जो भाग 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो इस चीज की इजाजत देता है कि जो श्रमिक हैं इनका प्रबंधन में भागीदारी होनी चाहिए, यानी श्रमिकों की, लेबर की मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेंट होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, जिससे कि अगर प्रबंधन कोई भी फैसला ले रहा है तो वो श्रमिकों के हित में रहे और श्रमिकों को सारे फैसलों के बारे में, सारी नीतियों के बारे में, जितनी भी पॉलिसी बनाई जा रही है उनके बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। तो प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये बात कही गई है। आपके ऑप्शन है 40, 39, 43 और 43A, ये ऑप्शन है आपके। आप बताइए कमेंट में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कानूनी हड़ताल की शर्तों के बारे में। तो मैंने जो पहली शर्त बताई थी वो क्या है कि जो सबसे पहली शर्त होनी चाहिए कि
हड़ताल देने से पहले नोटिस देना चाहिए कि किस वजह से, किस रीजन की वजह से हड़ताल की जा रही है। तो 14 दिन पहले जब अगर नोटिस दिया जाएगा, 14 दिन पहले अगर मान लो कंपनी के मालिक को नोटिस मिल गया और उसे रीजन अच्छा समझ में आ गया कि हाँ बात तो सही है, इस रीजन को सुधार करना चाहिए, तो उस रीजन को मालिक क्या करेगा, सुधार कर लेगा। और जब वो सुधार कर लेगा तब तो हड़ताल का कोई वो नहीं रहेगा, इश्यू नहीं रहेगा, हड़ताल नहीं होगी। तो 14 दिन पहले कम से कम मालिक को ये तो बताना चाहिए कि किस रीजन की वजह से, किस कारण की वजह से हड़ताल की जा रही है, उस कारण का मालिक को पता होना चाहिए, जिससे कि वो अपने उस कारण पर सुधार ला सके। अगर कोई ऐसी बात है तो उसमें वो सुधार कर सके। तो पहला रीजन क्या होता है, कानूनी हड़ताल की शर्त में जो सबसे पहली शर्त होती है, पहली कंडीशन होती है, वो होती है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार नोटिस देना अनिवार्य होता है। सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं जैसे बिजली हो गया, रेलवे हो गया, इसमें 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है। हड़ताल के दौरान हिंसा, तोड़फाड़ या काम में रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर हड़ताल चल रही है तो हिंसा नहीं होनी चाहिए, तोड़फाड़ नहीं होनी चाहिए और काम में रुकावट भी नहीं होनी चाहिए। हड़ताल कानूनी रूप से स्वीकृत होनी चाहिए, अन्यथा अवैध मानी जाएगी। अगर कानून ने उस हड़ताल को स्वीकृत नहीं किया, मतलब उस हड़ताल के बारे में कोई भी सही बात नहीं बताई, एक्शन नहीं लिया, तो क्या है, ये कानूनी रूप से अवैध मानी जाएगी या अवैध इसको घोषित कर दिया जाएगा। वो हड़ताल नहीं बल्कि एक साजिश होगी, जो कि किसके द्वारा, कर्मचारी या यूनियन के द्वारा की जाएगी नियोक्ता को गिराने के लिए। ये तो हो गया हड़ताल, जिसके मैंने आपको कारण बताए, हड़ताल की शर्तें बताई, कानूनी हड़ताल की क्या शर्तें होती हैं, हड़ताल के कारण क्या होते हैं, हड़ताल के क्या प्रकार होते हैं, इनके बारे में चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, जो है तालाबंदी यानी लॉकआउट। तालाबंदी क्या होता है, अब देखिए इसको जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, इस यानी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इसकी धारा 2 क्लॉज 1 में इसको रखा गया है। और इसमें बताया गया है कि तालाबंदी का जो अर्थ होता है वो होता है नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को कार्य करने से रोक देना। यानी जब मालिक श्रमिकों को कार्य करने से मना कर देता है, रोक देता है और उन्हें उनको कार्य नहीं करने देता, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, उस परिस्थिति में नियोक्ता द्वारा तालाबंदी की जाती है, लॉकआउट किया जाता है, मतलब कार्यस्थल को बंद कर दिया जाता है, कार्य करने से मना कर दिया जाता है। मतलब जब नियोक्ता किसी कारण से कर्मचारियों को काम करने से रोक देता है या फैक्ट्री बंद कर देता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह तालाबंदी कहलाता है। तालाबंदी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, मतलब जब कर्मचारी अनुशासनहीनता करें तब तालाबंदी की जा सकती है। उत्पादन पर असर पड़ रहा हो, मतलब कर्मचारियों को सब कुछ टाइम से मिल रहा है, उनका बोनस टाइम से मिल रहा है, उनको सैलरी टाइम से मिल रही है, कार्यस्थल अच्छा है, कार्यस्थल स्वच्छ है, सारी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, जितनी भी ग्रेचुटी है वो दी जा रही है, या फिर जो भी एक्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी सुविधाएं हैं उनको वो सारी चीजें मिल रही हैं। उनके द्वारा जो आश्रित लोग हैं, कर्मचारियों के आश्रित लोग हैं, उनको भी सुविधाएं दी जा रही हैं। तब भी क्या है, अगर उत्पादन नहीं हो पा रहा, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, अब सपोज करिए 5,000 का प्रोडक्शन की मांग है, 5,000 की डिमांड है और प्रोडक्शन हो पा रहा है 4,000, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कंपनी को तो लॉस होगा, क्योंकि कंपनी सारी सुविधाएं भी दे रहा है और साथ में उसका फायदा भी नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में आकर क्या करेगा, कंपनी पर ताला लगा देगा, फैक्ट्री बंद कर देगा। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तालाबंदी कहते हैं। यूनियन अनुचित मांगे कर रही हो, अगर ट्रेड यूनियन है किसी कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में, और उस कंपनी की ट्रेड यूनियन जो है वो ऐसी मांगे कर रही हो जो कर्मचारी नियोक्ता को देने के लिए, मतलब नियोक्ता दे भी नहीं पा रहा है, तो ऐसी मांगों की परिस्थिति में क्या होगा, नियोक्ता जो है वो तालाबंदी कर देगा। नियोक्ता प्रबंधन का नियंत्रण बनाए रखना चाहता हो या तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, तालाबंदी करता है। तालाबंदी के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए तालाबंदी है जो, उसके 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला है घोषित तालाबंदी। इसमें क्या होगा, इसमें नियोक्ता को पूर्व सूचना के साथ में तालाबंदी करेगा, मतलब पहले सूचना देनी होगी, उसके बाद में लॉकआउट करेगा, तालाबंदी करेगा। अघोषित तालाबंदी, इसको क्या कहते हैं, मतलब बिना कोई सूचना दिए अचानक अगर नियोक्ता क्या कर रहा है, तालाबंदी कर रहा है, तो उसे हम अघोषित तालाबंदी कहते हैं। गैर कानूनी तालाबंदी किसे कहते हैं, श्रम कानूनों, जो लेबर एक्ट है या लेबर लॉ है, इनके उल्लंघन के बाद में तालाबंदी की गई है, इनका उल्लंघन करने के साथ साथ अगर तालाबंदी की गई है तो क्या है, वो गैर कानूनी तालाबंदी के अंतर्गत आता है। मतलब कर्मचारी अपना सही से काम कर रहे हैं और इसके बाद में कर्मचारियों की डिमांड है कि वो क्या है, वो चाहते हैं उनको वेतन टाइम से मिले, उनका कार्यस्थल अच्छा हो, उनको समय से बोनस मिले, सारी सुविधाएं दी जाएं, उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए, उनके लिए बीमा की व्यवस्था की जाए। कर्मचारी ऐसी मांग कर रहे हैं और नियोक्ता इन मांगों को अस्वीकार कर रहा है, तो नियोक्ता क्या करेगा, अब कर्मचारियों को डराने के लिए काम बंद करवा देता है, और काम बंद करने की स्थिति में क्या होता है, नियोक्ता कर्मचारियों को सैलरी नहीं देता है। और अगर हड़ताल होती है तो नियोक्ता क्या है, नियोक्ता को सैलरी देनी होती है।
तो ये स्थिति आती है तो नियोक्ता क्या करता है, गैर कानूनी रूप से हड़ताल कर देता है। जब लेबर लॉ का फॉलो ना करे तो वो गैर कानूनी रूप से तालाबंदी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तालाबंदी, हड़ताल नहीं, तालाबंदी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है हड़ताल और तालाबंदी में अंतर। बहुत ही शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट माध्यम से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हड़ताल करता कौन है। हड़ताल कौन करता है? कर्मचारी करता है। तालाबंदी कौन करता है? नियोक्ता करता है। तो पहला अंतर क्या है कि आखिर ये दोनों चीजें करता कौन है? तो कर्मचारी क्या करता है? हड़ताल करता है। तालाबंदी नियोक्ता करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? हड़ताल का उद्देश्य क्या होता है? मांगों को मनवाना, जो भी उनकी डिमांड है कर्मचारियों को, उनको एग्री कराना नियोक्ता के द्वारा। और तालाबंदी क्यों करता है नियोक्ता? जो नियंत्रण बनाए रखना, मतलब कंट्रोल अपने पास में रखना, कंट्रोल बनाए रखने के लिए तालाबंदी कर देता है, जिससे कर्मचारी बहुत ज्यादा ओवर डिमांड ना करें किसी भी चीज को लेकर। इसका अधिकार किसके किसके पास है? हड़ताल का जो अधिकार है वो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। तालाबंदी का अधिकार है समित नियंत्रण के साथ में वैध रूप से तालाबंदी की जा सकती है। इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है? कानूनी प्रक्रिया में हड़ताल में नोटिस जरूरी होता है और तालाबंदी में भी नोटिस जरूरी होता है। इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है हड़ताल और तालाबंदी। हड़ताल क्या होता है, हड़ताल के कारण क्या है, तालाबंदी क्या है, तालाबंदी के कारण क्या है, इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, और ये कब गैर कानूनी होती हैं, गैर कानूनी और कानूनी कब होती हैं, कानूनी रूप से कब सही होती हैं, और गैर कानूनी कब होती हैं, अवैध कब होती हैं। इन सभी चीजों के बारे में हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया था। और आपको लास्ट टाइम एक चीज और बताना चाहूंगा, यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या टेलीग्राम पर जाकर आप डायरेक्ट एग्जाम वेब से सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पर मिल जाएगा चैनल। और यदि आपने अभी भी कोर्स नहीं लिया है और आप अगर यूपीएससी की ईपीएफओ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। डेमो लेक्चर अवेलेबल है, डेमो एक बार लेकर जरूर देखिएगा। यूट्यूब पर भी डेमो अवेलेबल है, साथ ही साथ में आपको ऐप पर भी डेमो मिल जाएंगे। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार डेमो लेकर जरूर देखिएगा। बाकी बहुत सी फ्री पीडीएफ भी आपको ऐप में मिल जाएंगी, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।